Good morning students. Today we will start chapter 12 friction. Friction means होता है घर्षण. You might have seen a driver of a car or a truck slowing down the vehicle at the traffic signal. जनरली आप लोग देखते हो कि जो ड्राइवर होते हैं कार के या ट्रक के, जो ट्रैफिक सिग्नल आते हैं वहाँ पे अपने व्हीकल्स को वो स्लो कर लेते हैं. यू टू स्लो डाउन योर बाइसिकल वेन एवर नीडेड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स. और आप भी जब अपनी बाइसिकल को ब्रेक लगाने होते हैं उसकी स्पीड स्लो कर लेते हैं. हैव यू एवर थॉट वाई ए व्हीकल स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड. तो कभी आपने ये सोचा कि जब ब्रेक अप्लाई करने होते हैं तो उसकी स्पीड स्लो क्यों होती है. Not only vehicles, only any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. अब यहाँ पे केवल व्हीकल ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो अगर मूविंग कर रहा है सरफेस के ऊपर, उस कंडीशन में क्या होता है, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता वो स्लो डाउन हो जाता है. फाइनली इट स्टॉप, और फाइनली वो स्टॉप हो जाता है. हैव यू नॉट सीन ए मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम. जनरली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक बॉल है वो मूव करती है ग्राउंड के ऊपर, तो आफ्टर सम टाइम वो स्टॉप हो जाती है. वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन ए बनाना पिल. और हम स्लिप क्यों हो जाते हैं जब हमारा पैर बनाना पिल के ऊपर आता है. वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ एंड वेट फ्लोर. और गीले और स्मूथ फर्श के ऊपर चलना मुश्किल क्यों होता है. You will find the answer to such question in this chapter. इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. हम बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 12.1. जेंटली पुश ए बुक ऑन ए टेबल. हम यहाँ पे एक बुक को पुश करेंगे. यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस. रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. Does the book stop this time too? Can you think of an explanation? Can we say that a force must be acting on the book opposing its motion? This force is called the force of friction. हम इस बुक को पुश कर रहे हैं तो क्या होता है, ये बुक रुक जाती है. और अगर हम इसे अनदर साइड से पुश करते हैं तो आफ्टर सम टाइम ये पुश होती है. तो इससे ये शो होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है. उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट. अब आपने देखा कि अगर आप लेफ्ट साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द राइट. तो जो फ्रिक्शन है वो राइट साइड में वर्क कर रहा है. इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, और अगर आप राइट साइड में फोर्स अप्लाई करेंगे, द फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड में वर्क करेगा. इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक. और इन दोनों ही कंडीशन में ये फोर्स बुक के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. और जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. In the above activity, the force of friction acts between the surface of the book and the surface of the table. और इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है बुक और टेबल की सरफेस के बीच में काम कर रहा है. इज द फ्रिक्शन द सेम ऑफ फॉर ऑल द सरफेसेस. क्या फ्रिक्शन का फोर्स सभी सरफेसेस के लिए सेम होता है. डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस. क्या ये सरफेस की स्मूथनेस के ऊपर डिपेंड करता है. लेट्स द फाइंड आउट. अब हम इसको फाइंड करेंगे. फ्रिक्शन अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन. कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं. एक्टिविटी देखते हैं. टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक्स. पुल द ब्रिक बाय ए स्ट्रिंग बैलेंस. यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ब्रिक को बांधना है और उसे पुल करना है. यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स. उस कंडीशन में आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा. नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट ब्रिंग टू मूव. और आपको यहाँ पे जो टेबल है इस मेजरमेंट में आपको टेम्परेचर उसका जो फोर्स है आपने अप्लाई किया है वो आपको मेजर करना है और उसे नोट डाउन करना है. ये ब्रिक्स अपनी इस प्लेस से मूव होने पर. It gives you a measure of the force of friction
बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। ये आपको क्या देगा, मेजरमेंट देगा कि सरफेस और ब्रिक्स ने कितना मूव किया, इस सरफेस के ऊपर ब्रिक्स ने कितना मूव किया, तो ये आपको उसका मेजरमेंट शो करेगा। नाउ रैप ए पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड द रिपीट द एक्टिविटी। और आपको क्या करना है, इसी एक्टिविटी को दोबारा करना है, लेकिन ब्रिक्स के चारों ओर आपको पॉलीथीन अप्लाई करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबाउट टू केसेस। तो आपको उसकी जो रीडिंग आएगी उसमें आपको देखना है कि क्या चेंज आता है। वॉट माइट बी द रीजन फॉर द डिफरेंस, इनके पीछे रीजन क्या है इन दोनों टेम्परेचर मेजरमेंट में डिफरेंसेस का। रिपीट द एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस जूट बैग। अब आपको ये एक्टिविटी जूट बैग के साथ करनी है। व्हेन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। अब हम बात करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है। स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम फोर्स को मेजर करते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। इसके अंदर ये कॉइल्ड स्प्रिंग होती है, ये क्या करती है, जब इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं ये स्ट्रेट हो जाती है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल। और इस स्केल के ऊपर हम उसका मेजरमेंट ले सकते हैं। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स यू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और ये आपको उसका मैग्नीट्यूड बताएगी कि कितना फोर्स अप्लाई हुआ है। मेक एन inclined plane on a smooth floor or on the table. You may use the wooden board supported by bricks or books. Put a mark when a pen of any point A on the inclined plane. Now let a pencil shell move down from this point. How far does it move on the table before coming to rest? Note down the distance. Mark show that there no wrinkles on the cloth. Try the activity again. आपको क्या करना है, टेबल के ऊपर मार्क करना है, उससे आपको पेंसिल मूव करनी है कि ये पेंसिल कितनी देर तक मूव करते हुए आके स्टॉप होती है। और इसी एक्टिविटी को आप क्लॉथ के साथ भी करनी है। इट मीन्स आपको इस टेबल के ऊपर क्लॉथ बिछा देना है, उसके बाद इस एक्टिविटी को आपको दोबारा करना है और आपको मेजर करना है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल। और अब आपको क्या करना है कि इसी एक्टिविटी को टेबल के ऊपर सैंड स्प्रेड करने के बाद आपको इसको वापस करना है। तो आपको क्या करना है, इसी कंडीशंस में आपको उसका मेजरमेंट लेना है। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम। कौन से केस में डिस्टेंस मिनिमम कवर होगी। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। और जो पेंसिल सेल की डिस्टेंस है वो हर बार डिफरेंट क्यों आ रही है। ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? क्या ये डिस्टेंस कवरिंग नेचर पे डिपेंड करती है सरफेस के जिसके ऊपर वह सेल मूव कर रहा है। इट मीन्स सरफेस उनकी मूविंग को इफेक्ट करता है। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? और क्या जो सेल की स्मूथनेस है वो भी इसको इफेक्ट करती है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द irregularities on the two surface in contact. फ्रिक्शन क्या होता है, जब टू सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है तो ये फोर्स प्रोड्यूस होता है। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ हैव ए लार्ज नंबर ऑफ मिनट इरेगुलरिटीज ऑन देम। और ये अगर सरफेस स्मूथ है तो इसके अंदर जो इरेगुलेटिंग्स होती है उसका जो नंबर है वो ज़्यादा होता है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लुक इनटू वन अनदर। और ये जो फ्रिक्शन है आपस में एक दूसरे से होता हुआ शो होता है। व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस, जब हम किसी भी सरफेस पे थिंग्स को मूव करते हैं, वी हैव ए अप्लाई फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। तो हम क्या करते हैं उन इंटरलॉकिंग कंडीशन में, इट मीन्स कोई सरफेस है उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट टच में आ रखा है तो हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो इससे टच होता हुआ ये ऑब्जेक्ट निकलेगा।
सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ ए रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। तो जो फ्रिक्शन का फोर्स है उस कंडीशन में ज्यादा होगा जब हमारी सरफेस रफ होगी। We see that the friction is caused by the interlocking of irregulating in the two surface। हमने देखा कि जो फ्रिक्शन का फोर्स है इंटरलॉकिंग कंडीशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है और इंटरलॉक होती है। इट इज obvious that the force of friction will increase if the two surface are pressed harder। और हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि ये जो है सरफेस अगर हार्डर है उस कंडीशन में प्रेस है वो हार्डर होने की वजह से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा बढ़ता है। यू कैन एक्सपीरियंस बाय द ड्रैगिंग ए मैट व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। अब अगर किसी मैट के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो मैट को आपको खींचना इजी पड़ेगा एंड वन ए पर्सन इज सिटिंग ऑन इट। और अगर उसी मैट के ऊपर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो आपको फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। Recall your experience when last time you moved a heavy box from one place to another। आप याद कीजिए कि लास्ट टाइम आपने एक हैवी बॉक्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव किया था। इफ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस गेट दिस एक्सपीरियंस नाउ। और अगर आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसा लीजिए। जनरली क्या होता है हम अपने घरों में जो हैवी थिंग्स है उन्हें वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए उन्हें हम क्या करते हैं, पुश करते हैं। उनके लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वॉट इज ईजियर, क्या इजी है, टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, जो बॉक्स को मूव करना जो रेस्ट कंडीशन में है, और टू मूव इट व्हेन इट ऑलरेडी इन मोशन, और उसको जब वो ऑलरेडी मोशन कंडीशन में है उसको मूव करना। इट मीन जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उसे मूव करना ज्यादा इजी होगा। The force required to overcome friction at the instant of an object starts moving from rest in a major to static friction। अब फोर्स रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है इस फ्रिक्शन के लिए कि जब जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग कंडीशन में है उसे स्टैटिक फोर्स की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज ए मेजर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसी फ्रिक्शन में उसे ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है। जब उसे हमें स्लाइडिंग करना होता है, उसे गिराना होता है तो फ्रिक्शन की आवश्यकता कम होती है क्योंकि ऑलरेडी वो स्लॉप है उसके ऊपर वो ज्यादा फ्रिक्शन करेगा। व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब हम बॉक्स को स्लाइडिंग करना शुरू करते हैं, द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टेक्ट। तो इसके जो एंड पॉइंट है यानी इसके जो पॉइंटिंग है ये लॉक हो जाती है। सो द स्लाइड फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये मूविंग है तो हमें इसके लिए प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी लॉक कंडीशन में है। लॉक कंडीशन से हम इसे इजीली पुश कर सकते हैं। एंड यू फाइंड इट समवॉट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। और आप देखेंगे कि उसे एक बार स्पीड प्रोवाइड करने के बाद उसे मूव करना इजी होता है कंपेरिजन टू उसकी रेस्ट कंडीशन। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड।